साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज थोड़ा हट के कानून संबंधी जानकारी के तहत आप लोगों को मैं आज संविधान के बारे में कुछ चंद महत्वपूर्ण तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों संविधान के निर्माता जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन अंबेडकर जी ने खुद 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में ये कहा था कि संविधान बनाने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मुझे अवसर मिला तो संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं ही होऊंगा। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या ऐसी मजबूरियां आ गई थी कि अंबेडकर जी जिस संविधान को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए, वही अंबेडकर जी संविधान को जलाना चाहते थे? साथियों ये बहुत ही मज़ेदार बात है। जैसे ही हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, तो लागू होने के बाद ही हमारे पूरे देश के सामने लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार और शिक्षा सुधार, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याएं थी। भूमि सुधार में जो भूमियां थी उस समय या तो राजतंत्र था या अंग्रेजों का शासन था, तो उनमें जमा जिसको कर बोला जाता था वो अधिक से अधिक वसूलते थे, और वह कर वसूलने के लिए उन जमीनों को जो गांव देहात के बलशाली लोग होते थे, बाहुबली होते थे, उन लोगों को जमीन दे देते थे, और वो लोग उन जमीनों को छोटे किसान, मजदूर, गरीब को देते थे। वो लोग खेती करते थे और जो भी होता था उस जमींदार के यहाँ जमा कर देते थे, और जमींदार फिर उनको वो कर संग्रहण करके अंग्रेजों को या राजा को जमा करते थे। यानी जमा उस समय बहुत ज़्यादा था, कर जो था बहुत ज़्यादा था। तो छोटे लोग डरते थे कि अगर हम जमीन ले लेंगे तो हम कर नहीं दे पाएंगे, एक चीज। दूसरी चीज, छोटे छोटे लोगों को अगर जमीन दे दिया जाए तो कर वसूलने में भी उनको दिक्कत होती थी। वैसे एक व्यक्ति के पास है, आए और अपना कर लेके चले गए, या कि वो व्यक्ति खुद सब संग्रहण करके वो कर गवर्नमेंट को दे दिया, अंग्रेज को दे दिया या राजा को दे दिया। जैसे ही ये लोग चले गए, यानी हमारा देश आजाद हो गया, तो ये जमीन उन्हीं लोगों के पास रह गई। छोटे किसान, मजदूर, गरीब जो थे उनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, क्योंकि जमीन का सारा मालिकाना हक जमींदार के पास था। तो भूमि सुधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या आ रही थी। इसके अलावा शिक्षा में सुधार, जो गरीब तबके, वंचित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग थे, इन लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था, और ऊपर उठाने के लिए इन लोगों को कुछ न कुछ सहायता, रिजर्वेशन की आवश्यकता थी। तो इसके तहत सर्वप्रथम मद्रास राज्य ने पहल किया। साथियों शिक्षा में रिजर्वेशन सबसे पहले मद्रास राज्य, जो आज तमिलनाडु है, वो पहले मद्रास राज्य हुआ करता था। तो मद्रास राज्य ने अपने यहाँ कानून बना दिया कि जो बड़े ग्रेड के शिक्षा विद्यालय थे, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, उनमें इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। जैसे ही आरक्षण का प्रावधान हुआ तो उसके विरोध में चंपकम राजन दुरई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भैया ये तो संविधान के मौलिक अधिकार 15 का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान का मौलिक अधिकार 15 यह कहता है कि हमारा संविधान किसी व्यक्ति के जाति, नस्ल, लिंग, स्थान से भेदभाव नहीं करेगा। ये तो स्पष्ट जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। जब ये चीज आई
सरकार के सामने इस चीज पर अंबेडकर जी ने गौर किया। इसके अलावा जब जमीन को सरकार जमींदारों से छीनने का प्रयास किया तो उस समय साथियों हमारे संविधान के मौलिक अधिकार 19J में संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। अब जमीन जो उनकी थी वो मौलिक अधिकार के तहत उनकी संपत्ति हो गई। उन जमीन को सरकार छीन भी नहीं सकती थी। तो जब सरकार उन जमीनों को छीन नहीं सकती थी तो फिर गरीबों में बांटे कैसे? यानी बहुत बड़ा आघात पहुंचा सामाजिक कार्यों के लिए। जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है कि हम सभी लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय प्रदान करेंगे, तो ये सामाजिक सुधार के लिए बहुत बड़ा आघात पहुंचा और ऐसा लगने लगा कि शायद ये सामाजिक सुधार हो ही न पाए। क्यों न हो पाए? इसके लिए भी साथियों मैं आप लोगों से संविधान का अनुच्छेद 13 पढ़ता हूं। 13 यह कहता है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें स्पष्ट लिखा है 13(1) में, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। दूसरा नंबर, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इसके अलावा आगे देखें, तीसरा में लिखा है, इस अनुच्छेद में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। माने ऐसा कोई विधि, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई अध्यादेश सरकार नहीं बना पाएगी जो मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करे या उसको प्रभावित करे। अगर उसको न्यून करती है, उसको छीनती है या अल्पीकरण करती है तो वह वहां तक जहां तक वह अतिक्रमण की है शून्य मानी जाएगी। ख में भी लिखा है, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई, चाहे ऐसी कोई विधि या कोई भाग उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्र में प्रवर्तन में नहीं है। इस अनुच्छेद की कोई बात 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अब बताइए, इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में कर दिया गया। जब संविधान के अनुच्छेद 13 में इस तरह का प्रावधान कर दिया गया तो फिर 15 जो है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। जब कोई विभेद नहीं करेगा तो आप रिजर्वेशन कैसे देंगे? बहुत भारी धर्म संकट आ गया। इस धर्म संकट को मद्देनजर ही माननीय अंबेडकर जी ने बोला था कि संविधान तो बनाया मैं ही हूं, लेकिन अगर मुझे अवसर मिला तो संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। क्योंकि वो जान रहे थे कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलेगी और अगर मानवता के आधार पर सांसद लोकसभा, राज्यसभा में नहीं पहुंचे तो निश्चित रूप से ये बदलाव नहीं आ पाएगा और सामाजिक सुधार
कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अंबेडकर जी ने विवश होकर यह शब्द बोला। अंबेडकर जी ने यह भी बोला था कि मैंने मंदिर तो बनाया है देवताओं के लिए, लेकिन उस मंदिर में देवताओं के जगह राक्षस आ गए हैं, तो उस मंदिर को तोड़ना ही पड़ेगा। यानी हालांकि ये चीज उन्होंने लिखा था, अब चाहे राक्षस आए चाहे देवताएं आए, जो चीज आप लिख दिए हैं कि हम उसके अगेंस्ट में कोई विधि, कोई अध्यादेश, कोई नियम, कोई उपनियम, कोई विधान नहीं ला सकते, और वो अगर लाएंगे तो वो ऑलरेडी शून्य होगा, तो कौन कैसे संशोधन करे, कैसे इसको पूर्ति करे। इस तरह से साथियों, मैं आज यह पहला भाग संविधान के बारे में आप लोगों से चर्चा किया। आगे की कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि फिर कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे इसमें संशोधन हुए, और संशोधन के फलस्वरूप कैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कैसे उनको रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन का कैसे फायदा उनको मिला, और कैसे जमीनों का बंटवारा हुआ या नहीं हुआ। इसको जानने के लिए आप कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। साथियों नमस्कार।